साथियों, आइए आपका श्री रानावाजी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान के इकाई 3 राजनीतिक विचारधारा अध्याय 1 उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे। उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उदारवाद शब्द जो है जिसका अर्थ स्वतंत्रता से है। अब इस शब्द का उद्गम कैसे हुआ, ये विचारधारा कैसे है, तो ये पुरानी प्राचीन परम विचारधारा है। उदारवादी जो दर्शन है उसका उद्गम 16वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार आंदोलन से हुआ था और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1815 में इंग्लैंड में हुआ। तो प्रश्न आ सकता है कि सर्वप्रथम उदारवाद शब्द का प्रयोग कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 1815 में इंग्लैंड में हुआ। इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उदारवाद शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबरलिज्म का पर्यायवाची है और इस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, स्वतंत्र। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ स्वतंत्रता से है। इस विचारधारा के जनक जॉन लॉक को कहा जाता है। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उदारवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये लैटिन भाषा के शब्द लिबर से हुई है जिसका अर्थ है स्वतंत्र। और जो है इसका जनक किसको कहा जाता है, तो अपन कह सकते हैं जॉन लॉक जो है इसको उदारवाद का जनक, फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। अब इसका विकास कैसे हुआ, तो जहां उदारवाद प्रारंभ में 16वीं 17वीं शताब्दी के अंतर्गत जो है शुरुआत, तो वहाँ उसमें नकारात्मकता की बात थी, व्यक्तिगतता पर ज़्यादा ध्यान देता था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। और उसके बाद में धीरे धीरे बहुत से विचारकों ने जो है, जिसमें जॉन स्टुअर्ट है, मैकाइवर है, जेम्स मिल है, ग्रीन है, इन सब ने इसके विकास को आगे बढ़ाया और बाद में इन्होंने जो है सकारात्मक विचारधारा में परिवर्तित किया। अब इसकी प्रकृति के बारे में चलते हैं। तो इसकी जो प्रकृति है उसके अंतर्गत उद्गम से जुड़ी है, तो इसमें 1688 के अंदर इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। इसको गौरवपूर्ण क्रांति इसलिए कहते हैं कि यहाँ कोई रक्तपात नहीं हुआ। तो 1688 की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और 1776 की जो अमेरिकी क्रांति या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है, इसका परिणाम जो है ये उदारवाद शब्द से अपन मान सकते हैं। अब उदारवाद के रूप, तो उदारवाद के जो है मुख्य 2 रूप माने गए हैं, जिसमें पहला आता है परंपरागत उदारवाद, या इसको शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, और इसको नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है, उदात्त उदारवाद भी कहा जाता है। तो ये जो उदारवाद था वो 17वीं और 18वीं शताब्दी के अंतर्गत जो चला, इसका उद्गम हुआ और इसके मुख्य जो प्रवर्तक थे एडम स्मिथ व जॉन लॉक, इसके प्रमुख विचारधारक थे। और इसको जो है नकारात्मक उदारवाद इसलिए कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया गया था, इसीलिए उसको नकारात्मक उदारवाद भी कहा जाता है। अब जो है जॉन लॉक, जिसको इसका जनक माना जाता है, तो जॉन लॉक का
उदारवाद या दर्शन जो है वो क्या था। तो जॉन लॉक का उदारवाद या दर्शन था जिसमें राजनीतिक आधार और समझौता सिद्धांत को जो है जॉन लॉक का दर्शन कहा जाता है। इसके अंदर मुख्य जो बात है वह है राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के, पहला है इसमें राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति के अधिकारों के रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, यानी जो लोग कहता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है वो व्यक्ति के अधिकारियों की रक्षा करे। दूसरा, राज्य एवं व्यक्ति दोनों में जो संबंध है वो पारस्परिक हो। राज्य एवं व्यक्ति में पारस्परिक संबंध हो। पारस्परिक संबंध हो, उसके आगे तीसरा बिंदु है कानूनों का आधार जो है वो विवेक हो। कानूनों का आधार विवेक हो। ये जॉन लॉक के दर्शन का तीसरा सिद्धांत था। चौथा है वह राज्य श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। वह राज्य श्रेष्ठ है जो कम से कम शासन करे। ये इसका जो है चौथा सिद्धांत था। आगे चलते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है। पांचवा था राज्य एक आवश्यक बुराई है। उन्होंने कहा कि राज्य आवश्यक है परंतु बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करना वो बुराई है। तो नेक्स्ट है मानव की सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता। मानव को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता मिले, ये उसका सिद्धांत था। अगला है सभी सत्ता से मुक्ति। सभी प्रकार की सत्ताओं से मुक्ति, यानी बंधन, किसी प्रकार का जो बंधन नहीं हो। ये था उदारवाद व जॉन लॉक का दर्शन। अब अपन पढ़ते हैं नकारात्मक उदारवाद, जिसके बारे में पढ़ा था परंपरागत, जो जॉन लॉक ने दिया था, उसकी आलोचना। नकारात्मक उदारवाद की आलोचना। ये थी इसकी विशेषता के दो या इसके दर्शन के दो। अब इसके आलोचना या अवगुण या दोष जो है वो क्या थे। तो पहला है सामाजिक क्षेत्र में अधिक खुलापन। हाँ, तो जॉन लॉक ने जो है सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद का जो अत्यधिक खुलापन था उसका इन्होंने ये इसका नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा
सीमित राज्य जन कल्याण विरोधी। दूसरा गुण था कि राज्य का सीमित प्रयोग था, राज्य का अवश्य बुराई थी, तो इसमें जन कल्याण विरोधी बात बताई गई है। तीसरा जो है बाजारू समाज की जो उदाहरण है उसमें यानी सामान्य व्यक्ति का उपेक्षा की गई है, व्यक्ति की उपेक्षा। तो फिर है सामाजिक हितों के विपरीत। हितों के विपरीत ये जो थे अपने उदारवाद के जो है आलोचना के प्रमुख बिंदु थे। तो पूछा जा सकता है, पहला है सामाजिक क्षेत्र में जो है अधिकाधिक खुलापन था, जो इसका दोष था। दूसरा सीमित राज्य व जन कल्याणकारी विरोधी नीति थी। फिर बाजारू जो है समाज व सामान्य व्यक्ति की उपेक्षा इसमें की गई थी। फिर सामाजिक हितों के विपरीत इसका प्रयोग किया गया। तो ये जो बातें थी वो अपने नकारात्मक उदारवाद की आलोचना थी। अब दूसरा जो भाग है उदारवाद का वो है आधुनिक उदारवाद। आधुनिक उदारवाद या इसको सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो आधुनिक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद। तो ये जो उदारवाद था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध बाद जो कि 1939 से 45 तक चला, तो उसके बाद में क्या हुआ कि परिवर्तित आर्थिक सामाजिक जो परिस्थितियां थी उसमें बदलाव आया और मार्क्सवाद के भावना से के डर से जो है इस प्रकार सकारात्मक उदारवाद का जन्म हुआ। इस उदारवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक थे जिसमें जे स्मिल है, मैकाइवर है, लॉस्की है, स्टुअर्ट है, ये प्रमुख विचारक थे। अब इसके जो मूल विशेषताएं हैं वो इस प्रकार से है। पहला है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना ये इसका मुख्य बिंदु है कि इन्होंने राज्य को सकारात्मक उदारवाद था जिसने राज्य की कल्याण की भावना को प्रमुखता दी है। दूसरा है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ये इस उदारवाद की प्रमुख विशेषताएं थी। तीसरा है व्यक्तियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकता हो उनकी पूर्ति जो है इस सिद्धांत का प्रमुख भाग लक्षण था। चौथी विशेषता में कौन कह सकता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर व अधिकार
सभी व्यक्तियों को समान अवसर व अधिकार। संविधान प्रदत्त जो भी संवैधानिक अधिकार है उनकी पालना हो और जो है अपने विकास के सबको समान अवसर प्रदान किए जाए, ये इसकी चौथी विशेषता थी। पांचवा है जनता का विकास और वैज्ञानिक प्रगति की धारणा। जनता का विकास और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की धारणा, ये इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं थी। छठा है सार्वभौमिक व्यवस्था। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार आदि की भावना का विकास, निष्पक्ष चुनाव, ये इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपके राज्य सामाजिक हित की पूर्ति का साधन हो। सामाजिक हित की पूर्ति का साधन हो, ये इसकी विचारधारा थी। अगला जो बिंदु है हम पढ़ते हैं कि समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता, वर्गगत असंतोष को दूर किया जाए। समाज में व्याप्त सांप्रदायिकता व वर्ग संघर्ष को रोकना। तो ये जो पूरा ये उसको इन्होंने समाज व्याप्त सांप्रदायिकता के रोग पर बल दिया गया है। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना, पर उन्होंने बल दिया है। सुधारवादी, शांतिपूर्ण और कर्मिक सामाजिक परिवर्तन। सुधारवादी सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट है इसमें अल्पसंख्यक वृद्धों व अल्पसंख्यकों, वृद्धों व दलितों के हितों की रक्षा। तो ये इसकी विशेषता थी। नेक्स्ट अपन कह सकते हैं बाजार व्यवस्था के स्थान पर जो मुख्य बात इसमें बाजार व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित व नियंत्रित व्यवस्था पर बल। नेक्स्ट है सामूहिक हित की बात, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा। नेक्स्ट आता है आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
को लचीला बनाने पर जोर। को लचीला बनाने पर जोर। फिर आता है आपके लोकतंत्र की समस्याओं पर नए ढंग से विचार। लोकतंत्र की समस्याओं पर नए ढंग से विचार। तो ये मुख्य इसके विशेषता थी। आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद या समसामयिक उदारवाद। अब इसके दोष या जो आलोचनाएं हैं वो कौन कौन सी है, जिसमें लिखिए बुर्जुआ वर्ग का ही दर्शन। बुर्जुआ वर्ग का ही दर्शन बताया गया है, जो कि आलोचना का पूंजीपति या वर्ग जो है उसको इसमें बताया गया है। दूसरा है गरीबों की क्रांतिकारी आवाज को रोकना। गरीबों की क्रांतिकारी आवाज को रोकना, ये इसका दूसरा दोष था। तीसरा है राज्य की शक्तिशाली बनाता है। राज्य को शक्तिशाली बनाता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, तो इसलिए इसमें राज्य को शक्तिशाली बनाया गया, जो कि इसका दोष है। पूंजीवादी वर्ग से संबंधित धारणा, वर्ग से संबंधित ये धारणा है। और सामाजिक, अगला है सामाजिक न्याय मात्र ढकोसला, यानी सामाजिक न्याय इसमें बिल्कुल नहीं है, केवल इसका दिखावा है, ढकोसला है, ये इसमें बताई गई है। और नेक्स्ट है स्वतंत्रता के लिए राज्य पर निर्भरता। तो ये प्रमुख 6 दोष थे। बुर्जुआ वर्ग का इसमें महत्व बताया गया है, जो गलत है। गरीबों की क्रांतिकारी आवाज उसमें रोका गया है और राज्य को शक्तिशाली बनाया गया है। पूंजीवादी वर्ग से संबंधित ये धारणा है। और सामाजिक न्याय की जो बात है वो मात्र ढकोसला है, मात्र दिखावा है। और स्वतंत्रता के लिए राज्य पर पूर्णतः निर्भरता बताई गई है, जो कि इसका दोष है। तो ये रहा अपना आज का उदारवाद का अध्याय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और अपना कमेंट प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।